हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स देख लिए थे। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी के पृथक्करण के क्रियाविधि, यानी क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो पृथक्करण होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाविधि होती है। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार की क्रियाविधि मैं आपको इस आंसर में बताने वाली हूँ, उसमें से सबसे लास्ट की जो क्रियाविधि है आयन विनिमय क्रियाविधि, वो अलग से आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी में भी पूछी जाती है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये पृथक्करण की क्रियाविधि के नाम से भी आ सकता है, या फिर इसकी जो लास्ट वाली क्रियाविधि है वो आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी एग्जाम में आ सकती है। तो इस आंसर को आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पृथक्करण की क्रियाविधि। पहली क्रियाविधि देखेंगे हम अधिशोषण क्रियाविधि। लिखा हुआ है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का आधारभूत उद्देश्य मिश्रण में उपस्थित अवयवों का पृथक्करण है। यानी क्रोमेटोग्राफी को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो मिश्रण में उपस्थित जो अवयव होते हैं, मिश्रण में जितने भी अवयव आपको दिए गए हैं सबको अलग करना, पृथक करना। इसके लिए मिश्रण में उपस्थित अवयवों को 2 प्रावस्थाओं के बीच प्रवाहित किया जाता है। उन अवयवों को अलग करने के लिए मिश्रण को हम 2 प्रावस्था के बीच में प्रवाहित करते हैं। एक होती है स्थिर प्रावस्था और दूसरी होती है चलायमान या गतिशील प्रावस्था। 2 प्रावस्थाएं होती है। जब हम अवयव को पृथक करने के लिए मिश्रण को डालेंगे तो मिश्रण को हम 2 प्रावस्थाओं के बीच में डालते हैं। एक होती है हमारी स्थिर प्रावस्था और दूसरी होती है हमारी गतिशील या चलायमान। एक ही बात है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ आप। मिश्रण में उपस्थित अवयवों का आकर्षण बल या बंधुता ठोस प्रावस्था के लिए भिन्न भिन्न होने के कारण उनका अधिशोषण भी अलग अलग स्थान पर होता है। यही पृथक्करण का सिद्धांत है। अधिक बंधुता रखने वाला मिश्रण का अवयव पहले अधिशोषित होता है, तत्पश्चात उससे कम बंधुता कुछ दूरी तय करके अधिशोषित होता है। इस प्रकार मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव अलग अलग दूरी पर अधिशोषित होते हैं। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि जो मिश्रण होता है उसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं उनका जो अधिशोषण होता है वो उनकी बंधुता के आधार पर होता है। किसी अवयव का अधिशोषण पहले होता है और किसी का बाद में होता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये आपकी पतली परत क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है जो आप पहले भी देख चुके हो, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या बताया गया है कि यहाँ पर जब हम मिश्रण लगाते हैं, है ना, तो मिश्रण जब ऊपर चलना चालू करता है तो जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, पीछे हमारी स्थिर प्रावस्था है, ये जो हमारा पेपर लगा हुआ है पीछे की तरफ, ये है हमारी स्थिर प्रावस्था। अब जिस अवयव का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होता है वो पहले अधिशोषित होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता थोड़ी सी और कम है तो वो बाद में अधिशोषित होता है, और जिसकी और कम है वो और लास्ट में अधिशोषित होता है। यानी जिसका स्थिर प्रावस्था के लिए आकर्षण ज़्यादा है वो पहले रुक जाएगा, जिसका कम है वो बाद में रुकेगा, और जिसका और कम है वो और बाद में रुकेगा। इसी तरह से मिश्रण के सारे अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग हो जाते हैं और यही कहलाती है हमारी अधिशोषण की क्रियाविधि। तो ये तो थी हमारे अधिशोषण की क्रियाविधि। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी प्रकार की क्रियाविधि। दूसरी हेडिंग डालेंगे वितरण की क्रियाविधि। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस सिद्धांत पर आधारित तकनीक में स्थिर प्रावस्था, द्रव प्रावस्था होती है एवं विलेय पदार्थ मिश्रण का अवयव अचल प्रावस्था व चल प्रावस्था के बीच वितरित होता है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो स्थिर प्रावस्था होती है वो द्रव होती है। इसके पहले वाली जो क्रियाविधि देखी थी उसमें स्थिर प्रावस्था ठोस थी, है ना। यहाँ पर जो स्थिर प्रावस्था होती है वो द्रव होती है। और यहाँ पर एक चीज और बोली है कि यहाँ पर हम मिश्रण के अवयव को 2 प्रावस्थाओं के बीच में वितरित करेंगे। याद रखना, वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था के बीच में मिश्रण के अवयव का अधिशोषण करवाया था, लेकिन यहाँ पर हम मिश्रण के अवयव को स्थिर प्रावस्था और चल प्रावस्था के बीच में क्या करेंगे, वितरित करेंगे। आगे लिखा उदाहरण देखो। कांच की नली को सरंध्र ठोस से भर दिया जाता है। स्थिर प्रावस्था जैसे सिलिका जैसे सेल्यूलोज जो पानी से पूरित होता है, मिश्रण को किसी कार्बनिक विलायक में विलय करके प्राप्त विलयन को स्तंभ में से प्रवाहित करते हैं।
यह गतिशील प्रावस्था होती है। इस प्रक्रिया में मिश्रण के अवयव गतिशील व स्थिर प्रावस्था में वितरण नियम के अनुसार वितरित होते हैं, स्तंभ से अलग अलग स्थान पर पृथक हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये नीचे आपको डायग्राम से समझ में आएगा। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, कांच की नली रहती है, ये हमारी कांच की नली है, ठीक है। इसके अंदर हम फिल करते हैं सिलिका जेल, पूरा उसके अंदर सिलिका जेल हम प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर से कोई कार्बनिक विलायक डालते हैं और इस विलायक के अंदर ही हम मिलाते हैं नमूना, जिसको हमें अलग करना है। जैसे यहाँ पर नमूने के लिए लिया है लाल या काली स्याही, जिसको हमें अलग अलग करना है, ठीक है। तो विलायक के साथ ही हम नमूना मिलाएंगे और इस विलायक को डालेंगे इस सिलिका जेल के अंदर, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे जैसे हमारा विलायक नीचे जाएगा, वो यहाँ से ये जो हमारा नमूना है और ऊपर से जो हम विलायक डाल रहे हैं वो दोनों नीचे जाते जाएंगे, ठीक है। सिलिका जेल के अंदर हमारे नमूने के अंदर जो दो चीजें हैं, कौन सी, लाल और काली स्याही, वो सिलिका जेल में अलग अलग हो जाएगी, जो आपको दिखाई दे रही है। देखो दूसरा डायग्राम में देखो, सिलिका जेल में लाल स्याही अलग हो जाती है, काली स्याही अलग हो जाती है। कंटिन्यूसली ऊपर से विलायक डालते हैं, इस बीकर को यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने हमारे जो अवयव थे उसको वितरित किया है, तो ये कहलाती है हमारी वितरण की क्रियाविधि। कुछ नहीं है, एक बार थ्योरी पढ़ लेना, डायग्राम बना देना, डायग्राम देख के भी आप थ्योरी लिख दोगे, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजीली आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्रोमेटोग्राफी के पृथक्करण की दो क्रियाविधि देख ली है। एक देखिए हमने अधिशोषण क्षरण क्रियाविधि, दूसरी देखिए हमने वितरण क्रियाविधि। एक क्रियाविधि और है आयन विनिमय क्रियाविधि, जिसे मैं सेकंड पार्ट में डालूंगी ताकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और एक गुड न्यूज़ है, मैं बहुत ही जल्द क्लास 10 के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 10th क्लास है, आप उन्हें ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आ सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।